दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। अरे यार काम डाउन, तेरे यूं चक्कर लगाने से हमारे ऑब्जर्वेशन ऑफिसर बदल नहीं जाएंगे, अंजलि ने सोनम को समझाते हुए कहा, जो कि बहुत देर से बस कमरे के चक्कर पर चक्कर मारे जा रही थी। सोनम ने एक सेकंड रुककर अंजलि की तरफ देखा और फिर से अपने काम में लग गई। अरे मेरी राधा रानी, ये तो बताओ कि तुम्हें इतनी आफत हो क्यों रही है? अंजलि नासमझी वाले भाव से सोनम की तरफ देख रही थी। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन ऑफिसर बने हैं ना, बिने तो हमने कल रात में निरी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई दी हती, पतो ना है बिने कौन कौन ते नामन ते नवाज दे हतो हैं। जे तुमने कहा गजब कर दे हो मेरी राधा रानी। अंजलि भी सोनम के साथ रह रहकर थोड़ी सी ब्रजभाषा बोलने और समझने लगी थी। अब हमें क्या पता हती कि वे हमारे सीनियर होंगे और सबसे बड़ी बात कि वे ही हमारे ऑब्जर्वेशन ऑफिसर भी बन जाएंगे। सोनम के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तुम्हें जरूरत ही कहा हती बिन से उलझवे की। अंजलि ने सोनम की तरफ देखा। पहले वे ही हमसे उलझे हते तो हमने तो बस बिने सबक सिखावे के लिए ऐसे कह दी हती। हमें क्या पता हतो कि जो हमारे सीनियर निकलेंगे। सोनम ने फिर अंजलि को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट में हुई घटना और फिर पुणे एयरपोर्ट पर हुई सब घटना के बारे में बता दिया। अंजलि सांस रोके सब सुन रही थी और सब कुछ बताने के बाद सोनम नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। वो सोच रही थी कि अब अंजलि का गुस्सा उसके ऊपर फूटेगा, पर जब अंजलि ने कुछ नहीं कहा तो सोनम ने नजरें उठाकर देखा तो अंजलि हंसते हुए उसे देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो हमें? सोनम अंजलि के चेहरे के भाव देखकर उलझ गई थी। राधा रानी, वैसे जो तूने स्टोरी सुनाई है ना, उसके हिसाब से तो तुम दोनों के बीच कुछ कुछ होता वाला सीन होना चाहिए था, पर यहाँ तो तुम लोग जब भी मिलते हो एक दूसरे से उलझ ही जाते हो। फिर ये इलू इलू वाला सीन कब होगा? अंजलि ने एक आंख विंक करते हुए कहा। यहाँ हमारी सांसें अटकी जा रही हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और वो भी उस अकड़ू सड़ू के लिए हमें परेशान कर रही हो तुम। सोनम का मुंह ऑटोमेटिक बन गया था। अंजलि बस सोनम के एक्सप्रेशंस देखकर मजे लेने के मूड में थी। हम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते और तुम सोचते हो कि हमारा उनके साथ प्यार वाला सीन होगा। वो अगर इस धरती पर आखिरी इंसान भी हुए ना, तो भी हम उनकी तरफ रुख नहीं करेंगे। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। सोनम गुस्से में बोले ही चली जा रही थी। हमें बस टेंशन इस बात की है कि अनजाने में हम उनके साथ जो कुछ भी बर्ताव किए, अब कहीं वो इस बात के लिए हमें इस इवेंट में परेशान न करें, कहीं वो हमारा ये इवेंट न बिगाड़ दे। यार तू छोड़ ना, तू भी बेवजह ही टेंशन लिए बैठी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने जो भी किया वो जानकर तो नहीं किया ना। अब गलतफहमी तो हर इंसान से हो ही जाती है, सो तुझसे भी हो गई, सिंपल। अंजलि ने उसे समझाया। और वैसे भी डॉक्टर रघुवंशी बहुत ही कूल डूड लग रहे हैं मुझे तो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हें तो वो लगेंगे ही, क्योंकि उन्हें चिल्लाते चीखते हुए सिर्फ हमने देखा है, तुमने नहीं। सोनम वहीं बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। ओफो सोनू, अब क्या पूरी रात ऐसी निकाल देनी है? चल अब सो जाते हैं, सुबह सोचेंगे कि आगे क्या करना है, अभी सोते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अंजलि ने जानबूझकर उबासी लेते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो सोनम पूरी रात ऐसी ही टेंशन में गुजार देगी। चलो ठीक है, सो जाओ, हम भी सो रहे हैं। सोनम ने लाइट ऑफ कर दी और चुपचाप लेट गई। दिन भर की थकान की वजह से जल्दी उसे नींद भी आ गई। रात शांति से गहरा चुकी थी और सभी को अपने आगोश में लेकर सुला भी चुकी थी, चाहे वो मिस्टर एरोगेंट हो या फिर मिस वशिष्ठ। पर सुबह का सूरज सबके लिए ही एक नया दिन और एक नई शुरुआत लेकर आया था। अब ये देखने वाली बात थी कि सुबह की ये नई शुरुआत सोनम और अमित के लिए क्या क्या नया स्यापा करने वाली थी। सुबह सुबह परेड ग्राउंड में जॉगिंग करने वालों की धूम मची हुई थी। क्या सीनियर्स और क्या जूनियर्स, सभी खुद को फिट रखने की होड़ में लगे हुए थे। अमित भी सौरभ के साथ वहाँ पर बनी हुई जिम्नेजियम में पसीना बहा रहा था। वो सिर्फ अपने काम में बिजी था और बाकी के सब लड़के उसी को देख रहे थे कि वाह यार, और कितनी बॉडी बनाएगा ये, पहले ही क्या कम हॉट था जो अब यहाँ आग लगाने की सोच रहा है। ये सही है, लड़कियां देखें तुझे और आहें भरे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़के ही तुझे ताड़न दर्शन में लगे हुए हैं। सौरभ वेट लिफ्टिंग करते हुए धीरे धीरे बोला जा रहा था। अमित जो कि ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रहा था, उसने एक तिरछी नजर सौरभ पर डाली और हल्के से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग गया। वहीं जिम्नेजियम के बाहर ग्राउंड में चक्कर काट रही सोनम और अंजलि कानों में हेडफोन्स लगाए सबसे अनजान बस अपने टारगेट को पूरा करने में लगी हुई थी। वो दोनों जिम्नेजियम के बाहर से गुजर रही थी और तभी सोनम के पैरों की स्पीड कम होने लगी और धीरे धीरे वो एक जगह पर आकर खड़ी हो गई और परेशान से इधर उधर देखने लगी। वो एक बार फिर से अपनी बेकाबू हो रही धड़कनों की वजह से परेशान हो चुकी थी। अब यहाँ भी यार, यहाँ इतने बड़े ग्राउंड में हम किसे और कहाँ ढूंढे जो हमारी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। सोनम इधर उधर देखती जा रही थी। ओए मेरी राधा रानी, तो यहाँ क्यों रुक गई? की होया? अंजलि ने जब अपने साथ सोनम को नहीं देखा तो वो पीछे मुड़कर वापस सोनम की तरफ आ गई थी। यार हम ना कहीं पागल ना हो जाए। सोनम वहीं किनारे की तरफ एक बेंच पर जाकर बैठ गई। लगातार ग्राउंड के चक्कर लगाते रहने से वैसे भी उसकी धड़कन तेज थी और अब इस एहसास से रही सही कसर भी बाकी हो गई थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, ले थोड़ा सा पानी पी ले और रिलैक्स कर। अंजलि ने उसकी तरफ बोतल बढ़ाते हुए कहा।
सोनम ने एक ही सांस में लगभग आधी बोतल का पानी पी लिया। फिर से वही सारी फीलिंग्स एंड ऑल। अंजलि ने सोनम को परेशान सा चुपचाप सड़क को घूरते हुए देखकर खुद ही पूछ लिया। सोनम के पास इस जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं था कहने के लिए। ओ तेरी, ये सब क्या झोल है यार। साला फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि जब इस तरह से बेवजह दिल धड़के ना तो समझ लो कि मोहब्बत का मौसम शुरू होने वाला है। और यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो गलती से ही सही पर तुझे फॉलो कर रहा हो। राधा रानी, कहीं किसी भूत वूत को तो तुम पर प्यार नहीं आ गया ना? अंजलि ने सोनम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। आलू, अगर तुमने अपनी चोंच और चलाई ना तो फिर समझ लेना, हमारा तो हम बाद में देख लेंगे पर हम तुम्हें सच में भूत बना देंगे। सोनम अक्सर अंजलि को आलू कहकर बुलाती थी जब भी वो सोनम को परेशान करती थी। पर यार, कोई तो एक क्लू मिलना चाहिए ना कि जिससे तुम्हारे इस दर्द दिल का इलाज मिल सके। अंजलि सोनम के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाकर खड़ी हो गई थी। तभी सोनम की नज़र सामने के जिम्नेजियम पर पड़ी और उसके फर्स्ट फ्लोर पर ट्रेडमिल के पास ही खड़े हैरान परेशान से डॉक्टर अमित रघुवंशी पर उसकी नजरें ठहर गई। अमित बिल्कुल उसी तरह से अपने दिल को थामे खड़ा था जैसे कि सोनम सबकी नजरों से बचाकर अपने दिल को थाम लेती थी। पसीने से तरबतर अमित को यूं इस तरह से खड़े देखकर वो जब तक किसी नतीजे पर पहुंचती तब तक अमित की नजरें भी कांच की बड़ी सी दीवार को पार करते हुए सामने की ओर नीचे ग्राउंड में खड़ी सोनम से टकरा गई। सोनम को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर और सबसे बड़ी बात, अपनी जैसी पोजीशन में खड़ा पाकर एक पल को अमित हैरान रह गया था। ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही, अमित खुद से बुदबुदा रहा था। पर क्यों? रिलैक्स डुग्गू, उसने खुद को ही समझाया। हो सकता है कि वो बस यूं ही इस तरह से खड़ी हुई हो, पर जिस तरह से वो मुझे देख रही है ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मुझे भी अपनी तरह खड़ा देखकर वो हैरान हो गई थी। सौरभ बिल्कुल सही कह रहा था, तू ना आजकल कुछ ज़्यादा ही लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में जानने समझने लगा है। उसने खुद के ही सर पर एक चपत मारी और सोनम को वहीं खड़ा छोड़कर वहाँ से चला गया। हम भी ना क्या क्या अनाप शनाप सोचने लगते हैं। ये मिस्टर सड़ू अकड़ू, इन्हें दिल में दर्द कैसे हो सकता है? हाँ, अगर चाहें तो ये किसी की जिंदगी में दर्द घोल सकते हैं अपनी एरोगेंसी से। सोनम भी वहाँ से चुपचाप अपने रूम की तरफ चली आई। अगले 2 दिन प्रैक्टिकल इवेंट में शामिल होने वाले सीनियर्स और जूनियर्स को कुछ खास काम नहीं था। सेमेस्टर एग्जाम होने में अभी देर थी और उस एग्जाम से पहले तो ये प्रैक्टिकल इवेंट ही होना था। सभी फिलहाल रिलैक्स्ड फील कर रहे थे और अपने अपने प्रैक्टिकल इवेंट की तैयारी में लगे हुए थे। सोनम और अंजलि दोनों नाश्ता करने के लिए मेस चली गई। वहाँ से लौटकर दोनों को अभी 1 महीने की इवेंट के लिए कपड़े फाइनल करने थे। गर्ल्स प्रॉब्लम, चाहे 1 घंटे के लिए क्यों ना बाहर जाएं, पर क्या पहनना है इस बात पर तो वो 2-3 घंटे भी आराम से लगा सकती हैं। तो फिर जब 2 सुंदर कन्याओं को पूरे 1 महीने के लिए बाहर जाना था तो बस नौबत यही थी कि कहीं विशेषज्ञ ना बुलाने पड़ जाए जो कि क्या पहने और क्या नहीं का सिलेक्शन करके दे पाए उन दोनों सुंदर कन्याओं को। पर वहाँ से लौटकर तो कोई और ही समस्या सोनम का रास्ता देख रही थी। हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक है, सोनम ने मुस्कुराते हुए पापा का फोन रिसीव करते हुए कहा। सत्येंद्र जी बहुत देर से फोन कर रहे थे पर खाना खाते समय फोन पर बात करना अलाउड नहीं था, तो सोनम ने आई विल कॉल यू बैक का मैसेज ड्रॉप कर दिया था सत्येंद्र जी के मैसेज बॉक्स में और जल्दी से आधा अधूरा खाना खाकर वापस अपने रूम में आ गई थी। अंजलि ने चलते हुए कहा था, तुम अभी अंकल से बात करो, मैं तब तक खाना खत्म करके आती हूँ। सोनम बेटा फौरन दिल्ली आ जाओ, सत्येंद्र जी ने कांपती हुई आवाज में कहा। पापा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? फिर कुछ याद करते हुए वो बोली, भाई तो ठीक है ना? सोनम सत्येंद्र जी की आवाज़ को सुनकर किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गई थी। बेटा तू बस जल्दी से दिल्ली के लिए निकल, मैं यहीं पर हूँ। और हाँ, तेरी एयर टिकट कंफर्म हो गई है, उसका कॉन्फर्मेशन मैसेज तो तुझे आ चुका होगा, सत्येंद्र जी ने कहा। पापा हम बस फौरन आ रहे हैं, प्लीज़ आप भाई के पास ही रहिए। सोनम बदहवासी में सत्येंद्र जी से बात करते हुए अपने एक पिट्ठू बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाल रही थी और ज़रूरत का सामान लेकर वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। इस समय वो अपनी चिंता अपने प्रैक्टिकल इवेंट के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। रह रहकर उसकी आंखें पनीली हो रही थी जिन्हें वो बार बार अपने दुपट्टे से साफ करती जा रही थी। सोनू, अरे कहाँ जा रही है तू? रास्ते में अंजलि सोनम से टकराते हुए बची थी। वो हम दिल्ली जा रहे, सोनम ने धीरे से कहा। क्या? पर सोनू 2 दिन बाद हमें गोवा के लिए निकलना है, हमारे प्रैक्टिकल इवेंट के लिए। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से दिल्ली क्यों जा रही है। अंजलि, वो पापा का फोन आया था अभी, वो दिल्ली में है, जबकि उन्हें तो इस समय मथुरा शांतिवन में होना चाहिए। उन्होंने हमें कुछ क्लियर तो बताया नहीं है, पर हमें लग रहा है कि जरूर मयंक भाई किसी मुसीबत में है, तभी पापा मथुरा में ना होकर दिल्ली में है। पर तेरा इवेंट? अंजलि भी कुछ और कहने की स्थिति में नहीं थी। हम कोशिश करेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल रात तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। और अगर भाई को वहाँ हमारी जरूरत हुई तो फिर हम उनके साथ ही रहेंगे। फिर कुछ रुककर वो बोली, वैसे भी ये आंखें तो हमारी हैं, पर इन आंखों में सपने तो हमारे भाई के ही है ना। जब वो ही नहीं होंगे तो फिर इन सपनों का क्या काम? सोनम का गला रुंध गया इतना कहकर। हमारे सपने हमारे भाई से ज्यादा कीमती नहीं है आलू।
अंजलि ने आगे बढ़कर सोनम को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम देखना मेरी राधा रानी, मयंक भैया भी बिल्कुल ठीक होंगे और तुम अपने सपनों को भी जियोगी। मुझे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी राधा रानी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आराम से जाओ और जल्दी से वापस आओ। याद रखना, ये इवेंट हम दोनों को मिलकर पूरा करना है। अंजलि ने उसे गले लगाते हुए कहा। सोनम मुस्कुराकर उसे बाय बोली और तेज कदमों से वहां से बाहर निकलकर मेन कॉरिडोर में पहुंच गई, जो उस जगह को 2 हिस्सों में बांटता था, सीनियर विंग और जूनियर विंग। वो अपने रास्ते पर तेज कदमों के साथ भागे जा रही थी कि अचानक से पीछे की तरफ से शायद उससे भी ज्यादा तेज गति से आ रहे किसी तूफान ने उसको टक्कर मार दी। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी कि अचानक से उस तूफान ने आगे हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया और बस फिर से एक बार फिर वही से आपा हो गया। धक 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 धक। मिस्टर एटीट्यूड ने मिस नजाकत का हाथ थाम रखा था और दोनों ही अपने अपने दिल की गुस्ताखियों से परेशान होकर एक दूसरे को निहार रहे थे। कुछ पल के लिए वो दोनों अपनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को लगभग भूल ही गए थे। उस जगह से जब 2-4 लोग और गुजरे तो वो भी उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए चले गए। तब उन दोनों को ध्यान आया और एक दूसरे से वो ऐसे छिटक कर खड़े हो गए जैसे कि उन दोनों ने कोई बिजली का तार पकड़ लिया था। आप, मैं सोच रहा था कि ये आपके अलावा और कौन हो सकता है। हमें तो गुस्से में बोला, ये आपने जगह जगह पर टकराने का कोई स्पेशल कोर्स किया है क्या, और वो भी एक स्पेशल टारगेट पर। देखिए पीछे से आप आ रहे थे, हमने आपको टक्कर नहीं दी थी, आपने हमें टक्कर दी। सोनम ने खुद को संभालते हुए कहा। ओह रियली? वैसे मैंने टक्कर दी थी आपको, तो बचा भी तो लिया ना गिरने से। डॉक्टर साहब फुल एटीट्यूड में बोल रहे थे, जैसे उन्होंने सोनम को गिरने से बचाकर कोई बहुत महान कार्य किया था, जबकि गलती बंदे की खुद थी। आपके इस एहसान का बदला हम फिर कभी चुका देंगे सर, फिलहाल हम थोड़ा जल्दी में हैं, सोनम ने कहा और आगे बढ़ गई। मुझे भी इंतजार रहेगा आपकी इस किश्त का मिस वशिष्ठ, और ऐसे भी मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ, अमित ने जानबूझकर उसके पास भाग कर आते हुए कहा। पता नहीं क्यों पर डॉक्टर साहब को सोनम को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। इस बात से अनजान कि सोनम के दिमाग में इस समय कितना तूफान मचा हुआ था। कमाल है, आज मिस वशिष्ठ ने मुझे सड़ू अकड़ू एरोगेंट ये सब कुछ भी नहीं कहा। आज तो ये मुझसे बिना उलझे ही चली गई। वैसे मुझे मेरी तारीफ में कहे गए मिस वशिष्ठ के शब्द बहुत अच्छी तरह से याद हो गए। नॉट बैड है डुगू, आज भी तुम्हारी मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग है। अमित खुद की बात पर मुस्कुरा रहा था। खैर जाने दीजिए उन्हें, और आप भी अपनी तशरीफ को आगे बढ़ाइए। आपको भी तो अभी एक हाईटेक ड्रामे को फेस करना है, उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, और वो भी सोनम के पीछे पीछे हॉस्टल से बाहर की ओर चल दिया। सोनम और अमित दोनों ही एक दूसरे की राहों को काटते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे। सोनम को नहीं पता था कि वो दिल्ली जाकर ऐसा क्या करेगी कि वो अगले दिन देर शाम तक ही सही पर पुणे वापस आ जाए। उसके लिए इस समय मयंक और पापा से बढ़कर और कुछ नहीं था, उसके खुद के सपने और भविष्य भी नहीं। पर अमित इस बार सोचकर ही रह गया कि इस बार वो ये हमेशा की ब्लैकमेलिंग को एकदम से दफन करने ही आएगा। और हाँ, आएगा जरूर, आखिर AFMC उसका पहला प्यार जो था। पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों भले ही एक ही जगह पर पहुंचने